कुछ जो टॉपिक्स रह गए थे आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक जनरेटर नेटवर्क है, ओके, और सारी बातें टू पोर्ट नेटवर्क की ही चल रही हैं और एक हमारे पास लोड नेटवर्क है, ओके, तो जो पावर जनरेटर जनरेट कर रहा है, पावर मीन्स व्हाट, आई स्क्वायर आर, तो जो पावर जनरेट कर रहा है जनरेटर वो लोड में कब मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर आर की बजाय अगर हम या रेजिस्टेंस की बजाय अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो स्टेटमेंट ये है कि मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र होगा जब जनरेटर और लोड के इम्पीडेंस आपस में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे, ओके। यानी कि अगर ये a प्लस आई बी है तो इसे a माइनस आई बी होना चाहिए। इफ़ इट इज़ सो, अगर ऐसा है, अब a यहाँ पर जेड जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट यानी कि रेजिस्टेंस, इमेजिनरी पार्ट यानी कि एक्स एल कह सकते हैं हम उसको कंबाइंड, उसके लिए एक्सी और एक्सएल के लिए, ठीक है, अगर इंडक्टर कैपेसिटर दोनों लगे हों तो a प्लस आई बी इज़ नथिंग बट द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इम्पीडेंसेस। अगर ऐसा हो, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हों a प्लस आई बी या r प्लस, इसको अगर हम जनरेटर का कह दें r प्लस एक्स एल, नेचुरली दिस इज जेड जनरेटर के लिए g, तो वो अगर ऐसा हो लोड के बराबर, यहाँ लोड होना चाहिए, यानी कि रियल पार्ट दोनों के बराबर होंगे लेकिन इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो अगर ऐसा होगा तो पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी, ओके। तो अब इसको अगर हमें प्रूफ करना हो तो ये सिंपल है कि अगर एक जनरेटर नेटवर्क किसी लोड से लगा हुआ है तो जनरेटर नेटवर्क अगर होगा तो उसमें ये कुछ जो बातें, दिस इज़ द जनरेटर पार्ट और ये एक लोड लगा हुआ है, ये इतना जनरेटर है हमारा और ये लोड लगा हुआ है। तो इसमें जितनी करंट फ्लो होगी दैट इज़ नथिंग बट ई ओ सी अपॉन जेड जी प्लस जेड एल, ओके। सो द पावर विल बी आई स्क्वायर आर, ओके। अब यहाँ पे जो पावर की हम बात कर रहे हैं, सपोज अगर हम लोड नेटवर्क के पावर की बात करें, सो पावर विल बी नथिंग बट आई स्क्वायर आर एल, so this becomes EOC square RL divided by ZG plus ZL का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ZG plus ZL is nothing but ZG plus ZL, तो इसमें RG plus JXL होगा प्लस RL plus JXL होगा, है ना। तो आर जी प्लस आर एल एक साथ रख लें और इमेजिनरी पार्ट एक साथ रख लें तो उसका स्क्वायर, ओके। और हम उसके एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली अगर हम इसे कुछ ऐसा लिख लें, एम्पलीट्यूड की बात करें अपार्ट फ्रॉम दिस आई स्क्वायर, तो अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, हमारे पास जे हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आर जी प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स जी प्लस एक्स एल का स्क्वायर,
ओके, ये इतनी बात बचेगी। तो द पावर विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल यहाँ अपने को दिख रहे हैं, तो दोनों के रिस्पेक्ट में हम अगर इसको 0 कर लें तो मैक्सिमा की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ये मैक्सिमा होगा तो ये केस अगर ऐसा सेटिस्फाई करेगा तो मैक्सिमा अपने को मिल जाएगा, जिस जगह करेगा वो वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल पी ओवर एक्सएल निकाल लें यहाँ से, और डेल पी ओवर आर एल निकाल लें। तो डेल पी ओवर एक्सएल अगर हम निकालें तो आप करके देख सकते हैं, डिनोमिनेटर एक्सएल, जब ये वेरिएबल लेंगे तो इसको कांस्टेंट मानेंगे, ये वेरिएबल लेंगे तो इसको कांस्टेंट मानेंगे, सिंपल सी बात है। तो दिस विल बी नथिंग बट, सो इफ इट इज इक्वल टू 0, दिस एक्सएल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट ई ओ सी स्क्वायर आर एल 2 टाइम्स एक्स जी प्लस एक्स एल डिवाइडेड बाई आर जी प्लस आर एल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स जी प्लस एक्स एल स्क्वायर। दिस रिजल्ट्स इन, अब इधर से इधर सब 0 हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा अपने को, सिर्फ यहाँ से बचेगा कि एक्स जी इक्वल्स माइनस एक्स एल। ओके, इसी तरीके से अगर हम आर एल को वेरिएबल मान लें और उसको करें तो दोनों अपने को मिल जाएगा आर जी बराबर आर एल के। तो इसके मायने ये हुआ कि जो जेड जी है वो जेड एल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाए तो पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। एंड व्हाट अबाउट द, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर? वैल्यू कितनी होगी? अभी हम यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि आई स्क्वायर आर एल, दिस इज द वैल्यू। अब यहाँ पे अपने को आर जी और आर एल एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, ओके, बराबर हैं, ये आर जी आर एल के बराबर है और एक्स एल एक्स जी के नेगेटिव के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर जो मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी दैट इज़ नथिंग बट ई ओ सी स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर जी लिख लें चाहे आर एल लिख लें, क्योंकि सेकेंड पार्ट तो 0 हो जाएगा बिकॉज एक्स जी इज इक्वल टू माइनस एक्स एल, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर ई ओ सी स्क्वायर अपॉन एक आर एल से एक आर एल कट जाएगा या आर जी कह लो उसको, तो इतना बचेगा। ओके, स्क्वायर होना चाहिए, है ना, 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, आर जी प्लस आर एल, एक आर एल से एक आर एल कट जाएगा। सो द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर विच कैन बी ट्रांसफर्ड इज नथिंग बट द ई ओ सी अपॉन 4 आर जी। अब इस आर जी की जगह आप आर एल भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब जो बात बचती है, अब बात बचती है ट्रांसफार्मर्स की। तो ट्रांसफार्मर्स के लिए, ट्रांसफार्मर्स आर बेसिकली कपल्ड सर्किट। जैसा कि अपने को पता है कि ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल होती है, दूसरी सेकेंडरी कॉइल होती है। सेकेंडरी कॉइल होती है, बीच में कोर होते हैं। तो अब अपने को ये भी पता है कि अगर ये कॉइल है तो इसका अपना एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा प्राइमरी कॉइल का, उसी तरीके से सेकेंडरी कॉइल का अपना एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा। दोनों कॉइल पास पास रखी हैं तो पहले की वजह से दूसरे कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट होगा, पहले की वजह से दूसरे में जो कॉइल जनरेट हो, जो ईएमएफ जनरेट होगा, या दूसरे की वजह से पहले में जो ईएमएफ जनरेट होगा।
अच्छा, जब हम ये कह रहे हैं कि पहले की वजह से दूसरे में जनरेट हो रहा है, तो हम दूसरे में बहने वाली धारा को नहीं ले रहे हैं, या दूसरे की वजह से जब पहले में हम मान रहे हैं कि ईएमएफ जनरेट होगा, तो हम दूसरे वाली धारा को ही कंसीडर कर रहे हैं, पहले वाली प्राइमरी कॉइल में जो धारा फ्लो हो रही है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, तो दैट इज़ नथिंग बट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि पहले की वजह से दूसरे में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है या दूसरे की वजह से पहले में जो जनरेट हो रहा है, द वैल्यू विल बी सेम। तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक, उसको हम जो मेज़र करते हैं। तो अगर प्राइमरी कॉइल, अब कुछ कंसिडरेशन है, लेट अस कंसीडर कि प्राइमरी कॉइल में जो करंट है दैट इज I1, नंबर ऑफ टर्न्स N1, और जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है पहले की वजह से पहले में, प्राइमरी की वजह से प्राइमरी में, वो φ1 है। इसी तरीके से जो सेकेंडरी है उसमें जो करंट है दैट इज I2, नंबर ऑफ टर्न्स N2, दूसरे की वजह से यानी कि सेकेंडरी की वजह से सेकेंडरी में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है दैट इज φ2। तो अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस को लिखना चाहें तो सेल्फ इंडक्टेंस कैन बी गिवन एज सिंपल, ये अपने को पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू द इंडक्टेंस एंड द करंट जो उसमें फ्लो हो रही है, या L1 must be equal to N1 φ1 divided by I1। इसी तरीके से दूसरे कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो N2 φ2 ओवर I2 होगा। ओके, अब हम म्यूचुअल की अगर बात करें तो म्यूचुअल में सेम लिखें अगर, तो दूसरे कॉइल में जो जनरेट हो रहा है फ्लक्स बिकॉज ऑफ फर्स्ट वन दैट इज द φ12, दूसरे की वजह से जनरेट होने वाला है फर्स्ट में, दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड द करंट इन द फर्स्ट वन। होल्ड अ सेकेंड। तो यहां से हम लिख सकते हैं M इक्वल्स N2 φ12 डिवाइडेड बाई I1। अब एक काम करें कि N1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें और φ1 से भी मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाएगा N2 डिवाइडेड बाई N1 φ12 डिवाइडेड बाई φ1 N1 डिवाइडेड बाई I1, इतना बन जाएगा। ओके, एक चीज़ बच गई यहाँ पे φ1, तो φ1 से मल्टीप्लाई किया है हमने और डिवाइड किया है, उसी तरीके से N1 से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि व्हाट अबाउट दिस, ये क्वांटिटी L1 हो सकती है, ओके, और ये जो क्वांटिटी है φ12 अपॉन φ1, तो बेसिकली ये क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ, कि φ12 क्या था कि पहले की वजह से दूसरे में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, φ12 पहले की वजह से दूसरे में जो जनरेट हो रहा है, वेयर φ1 इज नथिंग बट पहले की वजह से पहले में जो फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं वो φ1 है। तो ये रेशियो है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्लक्स हैं और जो दूसरे में है, और N2 अपॉन N1 क्या है, N2 अपॉन N1 इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ कॉइल, सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी। इसी तरीके से अगर हम
अभी इसको हम थोड़ा सा लिख लें। तो दिस 512/5(1) is nothing but referred as k, and this n2/n1 multiplied by L1। ओके, इसी तरीके से अगर हम, ये क्या था, पहले की वजह से दूसरे में जो जनरेट हो रहा है, अब दूसरे की वजह से पहले में जो जनरेट हो रहा है, वो अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दिस m इक्वल्स n1 phi 21 डिवाइडेड बाई i2। इसमें भी गुणा भाग कर लें इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा n1/n2 phi 21/phi 2, और ये यहाँ पर आ जाएगा L2। L2 क्यों आएगा, क्योंकि चलिए अच्छा वैसे ही कर लेते हैं, एक बार में न करके हम इसको लिख लें। ये आ जाएगा हमारा phi 2 से गुणा किया है और n2 से गुणा किया है, ये दिस बिकम्स L2। तो ये हो जाएगा दिस इज n1/n2 and this is again a constant k। ओके, और ये, अब ये जो कांस्टेंट है पहले की वजह से दूसरे में या दूसरे की वजह से पहले में, जो दिस, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। दिस k इज रिफर्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी कह सकते हैं। तो ये वो है कि ये दिस डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, कि कितने फ्लक्स एक दूसरे को कट करेंगे, पास करेंगे, पहले की वजह से पहले में और उसकी वजह से दूसरे में, या दूसरे की वजह से पहले में। सो दिस इज अ कांस्टेंट। तो अब दोनों जो इक्वेशन आ गई थी अपने पास m के लिए, दोनों एक m के लिए आई है, और इसमें k इक्वल्स n2/n1 L1 है, और इसमें n1/n2 k L2 है। तो अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो दिस बिकम्स m स्क्वायर इक्वल्स k स्क्वायर L1 मल्टीप्लाइड बाई L2, या m इक्वल्स k L1 L2। तो यानी कि अगर किसी कॉइल का हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस पता है, तो हम उस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं, और जो k है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है। यानी कि ये जो रेशियो है कि यानी कि जितना फ्लक्स दूसरे की वजह से पहले में बन रहा हो डिवाइडेड बाय दूसरे का अपना, तो वो मैक्सिमम 1 हो सकता है। अदरवाइज ये k हमेशा 1 से कम आएगा, कि पहले में जितना बन रहा है वो अगर पूरा का पूरा दूसरे में चला जाए फ्लक्स, तो उसकी वैल्यू 1, अदरवाइज उसकी वैल्यू 1 से कम। तो k का जो मान है, दिस कोफिशिएंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1, लेस देन 1। जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले कॉइल का फ्लक्स दूसरे में पास होगा ही होगा। जीरो तब होगा जब कॉइल बहुत दूर दूर होंगे, तो ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, आपका ट्रांसफार्मर एक्शन नहीं होगा। वो इसी सिद्धांत पे काम कर रहा है कि पहले की वजह से दूसरे में अगर EMF इंड्यूस हो रहा है पहले कॉइल की वजह से, सो द मैक्सिमम वैल्यू अगर k का 1 मान लें थोड़ी देर के लिए, कि पूरा का पूरा फ्लक्स उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ L1 और L2 होगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का जो, अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम देखें और बनाएं, तो कुछ ऐसे इसको हम लिख सकते हैं या बना सकते हैं कि एक
ये चित्र आपके पुस्तक में दिया होगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कॉइल्स हैं और यहाँ पे वोल्टेज दिया जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ रेजिस्टेंस, ये लपेटा हुआ कॉइल और ये वोल्टेज। तो ये V1, R1, R2, V2, ये बेसिक ट्रांसफार्मर डिज़ाइन है। तो इसके लिए अगर हम KVL लिखें, फर्स्ट के लिए अगर हम KVL लिखेंगे तो फर्स्ट के लिए जब हम KVL लिख रहे हैं, ये क्लोज लूप है, पहला प्राइमरी अपना क्लोज लूप बना रहा है, तो इसमें क्या आएगा, वोल्टेज है V1, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, अगर लेट कंसीडर कि अगर I1 करंट फ्लो कर रही है तो दिस वन, प्लस इसका अपना कॉइल है, तो सेल्फ इंडक्टेंस L di1/dt। ओके, अब ये जो EMF जनरेट हो रहा है, ये अब एक और चीज़ दूसरी की वजह से पहले में जो जनरेट हो रहा है डी, ये आई है भाई, I2, दिस मस्ट बी इक्वल टू V1। ओके, इसी तरीके से सेकेंड कॉइल जो होगा वो R2 I2 प्लस L2 di2/dt प्लस माइनस M di1/dt इक्वल्स V2, है ना। तो अब इसमें जो प्लस माइनस है, एक जनरल कंसिडरेशन अगर हम ले लें कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है बन रहा है, लूप कंसीडर कर लें इस तरीके से, इसमें करंट फ्लो होता है और इसमें इस तरीके से करंट फ्लो का है, दोनों की अपोजिट अगर पोलैरिटी, सॉरी, दोनों का अपोजिट अगर डायरेक्शन मान ले करंट का, तो एक चीज़ हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पोलैरिटी हम लें वो केवल माइनस ले लें, तो ये थोड़ा सा रीमॉडिफाई हो जाएगा और इसको हम थोड़ा सा वेक्टर, अगर हम रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में लिखें साथ ही साथ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब इसकी वैल्यू पता है, di/dt की वैल्यू हम लोगों को पता है। अगर रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आई हमने क्या लिया था, I बराबर I0 e⁻j⍵t फाई, ये लेकर के चले थे, तो di/dt यहाँ से आ जाएगा j⍵i, है ना। तो ये हो जाएगा I1 को अगर हम कॉमन ले लें, j⍵, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे L1 बच जाएगा और यहाँ पे I1 हो जाएगा माइनस j⍵m I2 इक्वल्स V1। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन, ये हम उस फॉर्म में ले आना चाह रहे हैं, अगर आपको याद हो, Z11 I1 प्लस Z12 I2 प्लस Z13 I3 इक्वल्स V, है ना।
जो हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा करके मेश एनालिसिस में यूज़ किया करते थे, प्लस जे ओमेगा L2 I2 इक्वल्स V2। अब यहाँ से क्रैमर्स डिटर्मिनेंट रूल लगा करके ये वही फॉर्मेट आ गया, Z11 I1 प्लस Z12 I2 इक्वल्स V1 और Z21 I1 प्लस Z22 I2 इक्वल्स V2। द सेम फॉर्मेट वी हैव रिसीव्ड। अब यहाँ पर Z11 बराबर R1 प्लस जे ओमेगा L1 है, Z12 और Z21 माइनस जे ओमेगा M है ना। तो यहाँ से क्रैमर डिटर्मिनेंट रूल लगा करके अगर हम I2 निकालना चाहें, ओके, सेकेंडरी में जाने वाला जो करंट है वो अगर हम निकालना चाहें तो इस इक्वेशन क्रैमर डिटर्मिनेंट रूल के अनुसार I2 निकाल रहे हैं तो सेकेंड कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे। अब एक कंसिडरेशन ये है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। सपोज इट इज़ शॉर्टेड, यानी कि V2 0 अगर है, शॉर्ट कर दिया है हमने, यानी कि कुछ ऐसा इसको शॉर्ट कर दिया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा Z11 V1 Z21 0 Z11 Z12 Z21 Z22 और ये हो जाएगा अपना, इसमें फिल कर लीजिए। Z11 था हमारा R1 प्लस जे ओमेगा L1। ओके व्हाट हैपेंड, ओके, जे ओमेगा L1 V1 माइनस जे ओमेगा M 0 डिवाइडेड बाई R1 प्लस जे ओमेगा L1 माइनस जे ओमेगा M माइनस जे ओमेगा M R2 प्लस जे ओमेगा L2। सो दिस बिकम्स, ये जो वैल्यू आएगी इट विल बी, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड बनना चाहिए, बनेगा। ये 0 हो जाएगा, ये प्लस में कुछ आ जाएगा, जे ओमेगा M डिवाइडेड बाई ये 0 हो जाएगा, ये V1 बचेगा, माइनस है, और ये हो जाएगा, इन सब के स्क्वायर वगैरह सब देखने पड़ेंगे। R1 प्लस जे ओमेगा L1 मल्टीप्लाइड बाई R2 प्लस जे ओमेगा L2 माइनस 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 3 माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा, फिर जे स्क्वायर आएगा, या हम लिख दें जे ओमेगा M का स्क्वायर। ओके, जे का स्क्वायर करेंगे तो फिर ये -1, तो ये प्लस हो जाएगा अल्टीमेटली। ओके, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ I2। एक काम करते हैं, कुछ तो कट जाएगा सेकेंडरी वोल्टेज अगर निकालने लगेंगे तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना आएगा, सेकेंडरी लूप में जो वोल्टेज आएगा वो आएगा I2 मल्टीप्लाइड बाई R2 प्लस जे ओमेगा L2। सिंपल सी बात है। तो सेकेंडरी वोल्टेज विल बी नथिंग बट जे ओमेगा M V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस जे ओमेगा L1 मल्टीप्लाइड बाई R2 प्लस जे ओमेगा L2 माइनस जे ओमेगा M का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई दिस guy
R2 प्लस जे ओमेगा L2। ओके, तो ये बन जाएगा कुछ, तो कट पिट कर लीजिए। इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, और ये जे ओमेगा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई बन जाएगा। और ये मैं इतना लिख के दे रहा हूँ, R1 बटा जे ओमेगा एम से भी एक बार डिवाइड कर दें तो वो भी कट जाएगा। L1 बाई एम माइनस जे ओमेगा एम डिवाइडेड बाई R2 प्लस जे ओमेगा L2। ओके, तो ये V सेकेंडरी में जो वोल्टेज जनरेट होगा उसका है। तो अब ट्रांसफार्मर हम हमेशा इस तरीके से बनाते हैं कि R1 जो प्राइमरी रेजिस्टेंस है वो हमेशा स्मॉल हो जे ओमेगा एम से, तो ये क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी। और दूसरा कंसिडरेशन ये है कि this guy is again this, इसको भी हम जे ओमेगा L2 is much greater than जे ओमेगा एम, तो ये क्वांटिटी भी नहीं बचेगी। तो कुल मिलाकर के जो मिलेगा V सेकेंडरी अपॉन V प्राइमरी, जो बचेगा वो V सेकेंडरी अपॉन V1 विल बी नथिंग बट M डिवाइडेड बाई L1। ये फाइनल रिजल्ट है, ये याद रखने वाली चीज़ है। या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि V सेकेंडरी अपॉन V1 मस्ट बी इक्वल टू K टाइम्स M अपॉन L1 को हम क्या लिख सकते हैं, M अपॉन L1 को अगर देखें तो यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं, M अपॉन L1 को निकाल लें तो K N2 बाई N1 लिख सकते हैं, है ना। तो K N2 बाई N1 लिख सकते हैं, और अगर K यूनिटी हो तो इसका मतलब V सेकेंडरी अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 बाई N1। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स, अगर यहाँ से देखें कि इफ ओहो एंड ऑफ शो, तो इसी में किसी को रफ करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि ये पड़ा रहता, तो इसको शेयर भी कर लेते। चलो यहाँ कर लेते हैं। अपने पास रिजल्ट आया V सेकेंडरी अपॉन V1 इक्वल्स N2 बाई N1। तो अगर N2 इज़ ग्रेटर दैन N1 तो इसका मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा प्राइमरी के वोल्टेज से। तो सच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स आर कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कि आपने लो वोल्टेज दिया है तो आपको हाई वोल्टेज आउटपुट में मिल रहा है, सेकेंडरी कॉइल में मिल रहा है। और अगर N2 इज स्मॉलर देन N1 हो तो ऑब्वियसली सेकेंडरी का वोल्टेज कम होगा एज कंपेयर टू द प्राइमरी वन। तो दिस इज रिफर्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। तो जो ट्रांसफार्मर में जो मोस्ट बस इतना ही है, बाकी कुछ चीज़ें हैं। आपको अगर वोल्टेज पता चल गया आप करंट भी निकाल सकते हो, है ना।
तो अब कुछ चीज़ें हैं, पावर लॉस क्या होता है, कैसे होता है, तो ये आपको बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इम्परफेक्ट कपलिंग की वजह से अगर कोई लॉस होगा तो वो लॉस एक है। कोर की वजह से लॉस होगा। और अगर हम नॉन ज़ीरो रेजिस्टेंस नहीं लेकर के चल रहे हैं, हमने कहा कि रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, कोर की वजह से एडी करंट होगा। तो कॉपर, अगर हम कॉपर की वाइंडिंग कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, इट्स नॉट वेरी स्मॉल, देयर विल बी अ रेजिस्टेंस, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉपर लॉस होगा, एडी करंट यानी कि कोर की वजह से जो एडी करंट आएगा उससे लॉस होगा, है ना। तो ये कुछ लॉसेस हैं। दिस इज ऑल अबाउट द transformer. Efficiency of the transformer is nothing but the power delivered to the secondary divided by power input to the primary into 100. And what about power? Power is nothing but the V into I. तो अगर अपने को V into I इस तरीके से अगर देखना हो तो सेकेंडरी डिवाइडेड बाई प्राइमरी, V secondary divided by primary is nothing but I1 ओवर I2। जो पावर हम देखें तो सेकेंडरी का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई प्राइमरी का, सेकेंडरी का वोल्टेज, तो ये इस तरीके से आ जाएगा V सेकेंडरी इंटू, अगर 100% एफिशिएंट है तो, है ना, V1 और I1 इफ़ इट इज़ द 100% एफिशिएंट। ओके, तो अगर वो 100% है तभी ये पॉसिबल है। इसमें के भी यूनिटी होना चाहिए, 100% एफिशिएंट है तो ये कंडीशन होती है। हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ये उसी केस में होती है जब हमारा ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट हो। अदरवाइज देयर विल बी सम, द रिलेशन इज नॉट दिस मच, दिस I1 by I2 विल बी सम L by M। ओके, तो ये इतना, ये अभी के लिए इतना ही। एक और छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे आपके गैल्वेनोमीटर से संबंधित जो दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर एंड मेज़रमेंट ऑफ करंट सेंसिटिविटी, उन दोनों पे एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे हम। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप लोग देखिए और विश यू ऑल द बेस्ट।